हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सभी? आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है, वेलकम है। आज हम चर्चा करेंगे शिक्षण के सिद्धांत के बारे में। और यह शिक्षण बिंदु जो है, यह जो टॉपिक प्रकरण है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग टेट सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ जो लोग बीएड और एमएड कर रहे हैं, और जो लोग शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए यह बिंदु बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको हम बहुत ही कम समय में मुख्य मुख्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे कि शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं और उन सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से बिंदु हैं। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इसके प्रकार के बारे में। तो मुख्य रूप से शिक्षण के सिद्धांत के जो दो प्रकार हैं, एक सामान्य सिद्धांत और दूसरा जो आपका है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। शिक्षण के सामान्य सिद्धांत और शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ये दो हैं। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग्स एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग्स, ये दो हैं। अन्य भी हैं तो, लेकिन उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। और सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से बिंदु आते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे हम आज। जो है आपको बता दें, शिक्षण कार्य जो है यह एक अंतःक्रिया प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत जो है किसी व्यक्ति के सीखने में सहयोग किया जाता है। तो जब किसी व्यक्ति के सीखने में सहयोग किया जाता है तो इसी को हम शिक्षण कहते हैं। शिक्षण के अन्य भी परिभाषाएं और अर्थ हैं, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो सामान्य सिद्धांत और वैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए सिद्धांत होता है। तो आइए हम देखते हैं शिक्षण के जो है सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से बिंदु हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला बिंदु जो है सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत जो है उद्देश्य का सिद्धांत, उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत जो है, जाहिर सी बात है एक अध्यापक शिक्षण के द्वारा जो है उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत आप सभी को पता है कि एक शिक्षक जो है तभी सफल हो सकता है जब शिक्षण कार्य करने से पहले क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस लिए पढ़ाना है, इन सबका जो विश्लेषण संश्लेषण कर ले और इसके आधार पे अपने उद्देश्य को निर्धारित कर ले, तभी वह जो है शिक्षण कार्य को कर पाएगा। नहीं तो शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से वह कर नहीं सकता है। तो ये हमारा हो गया उद्देश्य निर्धारण। मतलब शिक्षण कार्य जो है करने क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इससे बालक के अंदर कौन से वांछित परिवर्तन होंगे, इन सबको जानने के बाद शिक्षण का उद्देश्य निर्धारित करता है। यह हमारा हो गया आपका क्या, उद्देश्य निर्धारण। अगला जो हमारा जो सिद्धांत है इसका क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत का मतलब है एक्टिविटी। एक कक्ष में अध्यापक की भी एक्टिविटी होती है और छात्र की भी एक्टिविटी है। इन दोनों में से किसी की भी एक्टिविटी अगर रुक जाती है तो हमारा शिक्षण कार्य नहीं हो सकता है। तब अध्यापक के साथ साथ जो है शिक्षार्थी का, विद्यार्थी का भी क्रियाशील होना जरूरी है और अध्यापक का भी क्रियाशील होना जरूरी है। और इन दोनों में अंतःक्रियाएं चलती रहती हैं। अंतःक्रियाएं का मतलब है कि परस्पर एक दूसरे को सुनना, एक दूसरे को समझना और उस सुनने और समझने के आधार पे उनमें ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक क्रियाशीलता चलना, तभी हमारा शिक्षण कार्य हो सकता है। नहीं तो हमारा शिक्षण कार्य जो सफल नहीं हो सकता। अगला जो है हमारा सिद्धांत जो आपका जो है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत का मतलब यह है कि जब हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो शिक्षण कार्य करते समय बच्चे उसमें कितने रुचि ले पा रहे हैं और हम अपने शिक्षण बिंदु को कितना रुचिकर ढंग से पढ़ा पा रहे हैं, बता पा रहे हैं बालकों को, ये बहुत ही मायने रखता है। अगर बच्चे रुचि ले रहे हैं, आप रुचिकर ढंग से पढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम जो वांछित परिवर्तन करना चाह रहे थे, वांछित परिवर्तन का मतलब है कि हम जो चाह रहे हैं परिवर्तन करना, हम जैसा उनको सिखाना चाह रहे हैं। जैसे बालक अभी जोड़ घटाना नहीं जानता है, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है जोड़ घटाना बताना बालक को, तो जोड़ घटाना बताना बालक को
तो जब बालक रुचि लेगा और रुचिकर ढंग से जब शिक्षक उसको पढ़ाएगा तभी वह जोड़ घटाना सीख पाएगा। अगर रुचि नहीं लेगा तो वह नहीं सीख पाएगा। ये हमारा हुआ शिक्षण का रुचि सिद्धांत। अगला जो आपका है चौथा जो सिद्धांत है रुचि के बाद जो है जीवन की वास्तविकता से संबंधित। जीवन की वास्तविकता, जीवन की वास्तविकता से संबंधित का मतलब यह है कि हमारा जो शिक्षण कार्य हो वो रियल लाइफ से संबंधित हो, न कि उसका कोई जीवन में उपयोगिता नहीं है, जीवन से संबंधित जो हमारे आसपास के वातावरण है उससे कोई संबंध नहीं है, तो हम शिक्षण कार्य जो है सुचारू रूप से सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो शिक्षण हो वह बिल्कुल रियलिटी हो, उसमें किसी भी तरह की कोई बनावटी ना हो, उसका जो उदाहरण हो, हम जो उदाहरण दे रहे हैं वो बालक के आसपास वह उदाहरण मिल रहा हो, दिख रहा हो। इस प्रकार से जब हम शिक्षण कार्य करते हैं तो हमारा जीवंत शिक्षण कार्य होता है। जीवंत शिक्षण कार्य का मतलब यह है कि बालक का और शिक्षक का दोनों का क्रियाशील रहना ही हमारा क्या है, एक जीवंत है। तो जब जीवन से वास्तविकता से संबंधित होगा तो जाहिर सी बात है हमारा क्लास भी क्या होगा, जीवंत रहेगा, एक्टिव रहेगा। अगला जो है सहसंबंध का सिद्धांत। सहसंबंध का सिद्धांत का मतलब यह है कि जो हम शिक्षण बिंदु लेके गए हैं, जो चीज हम पढ़ा रहे हैं, उस बिंदु का अन्य विषय वस्तु से कैसा संबंध है। अगर सहसंबंध करके, चाहे उसके पूर्व ज्ञान से उस शिक्षण बिंदु का संबंध है कि नहीं, आने वाले ज्ञान से उसका संबंध है कि नहीं संबंध है, इन संबंधों को ध्यान में रख करके हम शिक्षण कार्य करते हैं तो हमारा शिक्षण संपन्न होता है, सफल संपन्न होता है। अगला जो आपका जो है जो सिद्धांत है वह सिद्धांत है आपका बाल केंद्रिता। बाल केंद्रित शिक्षण सिद्धांत, जिसको चाइल्ड सेंटर्ड कहते हैं। एनसीएफ 2005। इसके बाद जो उसके बाद जितने भी आपके शिक्षा पे कमेटी बने, शिक्षा में सुधार के लिए बने, उन सब में इसको ध्यान में रखते हुए कि अब बालक के ऊपर जो है दबाव तरीके से न पढ़ा करके, दंडात्मक तरीके से बच्चों को न सिखा करके, उन बालकों के स्वभाव को, उन बालकों की रुचि को, उन बालकों के अभिवृत्ति को समझ करके हमें पढ़ाना चाहिए। उनके ऊपर शिक्षा थोपी जानी नहीं चाहिए। बालक के अनुसार हमें शिक्षा, बालक की क्या आवश्यकता है पढ़ने की, इसको क्या क्या चीज सीखना चाह रहा है बालक जो है, इसके आधार पर हमें शिक्षण कार्य करना चाहिए। हमारा सिद्धांत कौन सा, बाल केंद्रित शिक्षण सिद्धांत। अब आ जाइए, अगला सिद्धांत है आपका, सातवां जो सिद्धांत है आपका वह है चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत का मतलब यह है कि आज ज्ञान का इतना भंडार हो गया है, ज्ञान का इतना प्रचार प्रसार हो गया है कि हम कहें कि कोई भी व्यक्ति ये कहे कि हमको बहुत जानकारी, हमको सब कुछ हम जान गए हैं, तो समझ लीजिए वो कुछ नहीं जानता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हमें किस किस मेन बिंदु को पढ़ाना है, कौन कौन से ऐसे शब्दों का, कौन कौन से ऐसे आशय का प्रयोग करना है जिसकी वजह से उस विषय वस्तु के इर्द गिर्द के जो भी अन्य आशय उससे वो संदर्भित हो जाए। तो चयनित करके हमें शिक्षण कार्य करना चाहिए। इसके साथ साथ जो है बालक के बुद्धि स्तर को ध्यान में दे करके, इसके साथ जो है बालक के जो है बौद्धिक स्तर को ध्यान में रख करके, उसके रुचि को ध्यान में रख करके, इस तरह से हम चयन करके जब पढ़ाते हैं तो हमारा क्या हो गया, आपका चयन शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण के चयन सिद्धांत। और किस विषय वस्तु को लेके जाना है, कौन सा वातावरण है, किस प्रकार का माहौल है, किस प्रकार के हम पढ़ा सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, चयन का सिद्धांत। अगला जो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत का मतलब यह है कि सभी बालक एक समान नहीं होते हैं। कुछ बालक किसी चीज को बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बालक जो किसी चीज को बहुत देर में सीखते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें शिक्षण कार्य करना चाहिए ताकि सभी बालक में वांछित परिवर्तन हो सके। हम जिस शिक्षण बिंदु को लेके गए हैं वो सभी बालक उस बिंदु के बारे में समझ सकें और जान सकें। अब इसके बाद जो है अगला जो आपका जो है 9 नंबर पे जो सिद्धांत है आपका जनतंत्रीय प्रणाली का सिद्धांत।
जनतंत्रीय प्रणाली का सिद्धांत का मतलब यह है कि जनतंत्रीय प्रणाली का सिद्धांत, जनतंत्रीय प्रणाली सिद्धांत के अंतर्गत जो है ये आता है कि बालक के अंदर जो शिक्षा को थोपी ना जाए। शिक्षा हमारा ऐसा होना चाहिए ताकि दोनों के बीच में स्वतंत्रता महसूस हो, बालक भी स्वतंत्र तरीके से किसी प्रश्न को पूछ सके और शिक्षक भी पढ़ाने में अपने आप को स्वतंत्र महसूस करे। और जब इस तरीके से दोनों के अंदर क्रियाएं होती हैं, स्वतंत्रता जब उत्पन्न रहती है, तो एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे को जानने में, एक दूसरे के विचारों को समझने और जानने में क्या होते हैं, तत्पर रहते हैं, जब जनतंत्रीय प्रणाली होती है। अब जनतंत्रीय प्रणाली में क्या है, इसके अंतर्गत जो है बालक भी खुशी खुशी प्रसन्नता के साथ जो अपने बातों को, अपने विचारों को, अपने प्रश्नों को जो अध्यापक के सामने रख पाता है, और अध्यापक भी प्रसन्नता और खुशी के साथ जो है उस प्रश्नों का उत्तर दे पाता है, जनतंत्रीय प्रणाली शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत। तो हमारा शिक्षण का सिद्धांत यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगला सिद्धांत जो आपका जो है प्रभावशाली व्यूहरचना का सिद्धांत। प्रभावशाली व्यूहरचना का मतलब यह है कि हमारा जो शिक्षण विधि हो, जो शिक्षण पढ़ाने का तरीका हो, जो कौशल हो, जो उसकी जो व्यू है, स्किल्स जो हैं, ऐसा होना चाहिए ताकि वह प्रभाविता के साथ जो है अपने शिक्षण बिंदु को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझा सके और बता सके। यह हमारा प्रभावशाली व्यूहरचना हो, मतलब हम जो भी मेथड लेके जा रहे हैं उसका इतना अच्छा प्रभाव पड़े ताकि बालक जो है उस बिंदु को, जिस बिंदु के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उस बिंदु को अच्छे तरीके से सीख सके। यह हमारा वह प्रभावशाली व्यूहरचना। अगला जो है, अब देखिए इसके एक उदाहरण के द्वारा हम इसको स्पष्ट कर दें आपको। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम बालक को जो है ग्लोब के बारे में बताना चाह रहे हैं, अगर ग्लोब को प्रदर्शन विधि से बताते हैं, ग्लोब दिखा करके बताते हैं, तो बालक को अच्छा समझ में आ जाता है। यह हमारा क्या है, एक बहुत ही अच्छा व्यू है, यह बहुत ही अच्छा स्किल है जिसके द्वारा हम जो है ग्लोब के बारे में उसको बता सकते हैं। दिखाएंगे, उसको राउंड करेंगे तो वो अच्छा समझ में आएगा। लेकिन बिना दिखाए बालक को ऐसे लेक्चर देते चले जा रहे हैं तो वो पता वहां चला गया, पता नहीं कहाँ दिमाग से उड़ जाएगा, कोई पता नहीं चलेगा उसके बारे में जो है। तो ये है हमारा व्यूहरचना बहुत अच्छा होना चाहिए। शिक्षण ये कहता है कि हमारा जो पढ़ाने का तौर तरीका हो, जो स्किल हो, जो कौशल हो, यह इतना प्रभावशाली हो ताकि हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति आसानी से कर सकें। अगला जो आपका है 11वां जो है आपका उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण का मतलब यह है कि उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अंतर्गत हम ये करते हैं कि बालक की कमजोरियों को जान करके, बालक क्यों नहीं सीख पाया, जो चीज हम सिखाना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे, वह क्यों नहीं सीख पाया, किस वजह से नहीं सीख पाया, शारीरिक कारण है कि मानसिक कारण है कि उसके सामाजिक कारण है कि पारिवारिक कारण है, इन सबको जान करके फिर से हम जब शिक्षण कार्य करते हैं और उसको समझाने का प्रयास करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, उपचारात्मक शिक्षण। मतलब बालकों के कमजोरियों और कमियों को पता लगा करके शिक्षण कार्य करना। ये हमारा कौन सा सिद्धांत हो गया, उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत हो गया। बहुत से अध्यापक क्या होते हैं, अगर बालक एक दो बार नहीं समझ पाए तो डांट फटकार के भगा देते हैं, बाद में आड़ में जा करके बालक जो उनको जो उल्टा सीधा मने मन कहता है कि पता नहीं इनको आता नहीं है कि आता है, बताते नहीं है। भाई एक तरीके से हम नहीं समझ पाए तो उनको दूसरे तरीके से बताना चाहिए। और एक कुशल अध्यापक वही हो सकता है कि जब तक अपने शिक्षण बिंदु को बालक के अंदर प्रवेशित न कर दे, मतलब बालक के दिमाग में, मन में उसको समझा न दे, बता न दे, चाहे जो भी तरीका अपनाए, जैसे भी पढ़ाए, लेकिन उसको पढ़ाए और समझाए, तब तो वह एक कुशल अध्यापक हो सकता है। और बीच बीच में बिना समझे बूझे डांट फटकार करके भगाना जो है, अब वही दिक्कत है कि बालक अब जो भी आता है उत्साहित हो जाएगा, फिर आपसे पूछना नहीं चाहेगा, आपसे पढ़ाना नहीं चाहेगा, और वहीं पे आपकी शिक्षण के जो सिद्धांत हैं, जो एक अच्छे अध्यापक के गुण हैं, वहीं पे आपके क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अगला जो आपका है 12वां, पुनरावृत्ति का सिद्धांत। पुनरावृत्ति का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत जिसको हम कहेंगे रिवीजन का सिद्धांत। अगर हमें ज्ञान को अस्थायी बनाना है, जो कुछ भी हम शिक्षण बिंदु को ले गए हैं, ये सोच रहे हैं कि बालक के अंदर अस्थायी ज्ञान बना रहे, तो इसको जो है करने के लिए हमको बीच बीच में मुख्य मुख्य बिंदुओं को, शिक्षण बिंदुओं को
रिवाइज कर देना चाहिए, बता देना चाहिए, ताकि वह ज्ञान क्या हो, अस्थायी हो। और यह रिवीजन हमारे टॉपिक के समयावधि के ऊपर डिपेंड करता है, कितना लंबा टॉपिक है, कैसा है, कहाँ पे किस समय कौन से बातों का रिवीजन कर देना चाहिए, तब तो हमारा शिक्षण जो है बहुत सुचारू रूप से सफल पूर्वक संपन्न हो जाता है और बालकों के अंदर जो है जो कुछ भी हम सिखाना चाह रहे हैं तो वो सीख भी जाते हैं। लास्ट में आपका है 13वां जो है आपका अनुकूल वातावरण का सिद्धांत और उचित वातावरण का सिद्धांत और उचित नियंत्रण का सिद्धांत। उचित नियंत्रण का सिद्धांत। अनुकूल वातावरण का मतलब यह है कि जब हम कक्ष शिक्षण में कोई भी शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो हमारे कक्ष की व्यवस्थाएं क्या क्या हैं, हमारा कक्ष कैसा है, उसमें प्रकाश कैसा है, उसमें हवा की व्यवस्था है कि नहीं है, जो बैठने की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से है कि नहीं। जब ये सब सुचारू रूप से ढंग से रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, तो जाहिर सी बात है शिक्षण का एक अनुकूलित वातावरण उत्पन्न होगा और इसके साथ साथ वह नियंत्रित भी रहेगा हमेशा। अगर किसी भी तरह की अगर अव्यवस्थाएं हैं तो जाहिर सी बात है वह वहां पे उचित नियंत्रण नहीं हो सकता है, तब हमारा शिक्षण कार्य अच्छे तरीके से संपन्न नहीं हो सकता है। तो इसलिए शिक्षण का सिद्धांत के अंतर्गत अनुकूल वातावरण और उचित नियंत्रण का होना बहुत ही जरूरी है। अब आइए अगले सिद्धांत की बात करते हैं। वह सिद्धांत है आपका मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत आप सबको पता है मनोविज्ञान क्या है। मानव व्यवहार का अध्ययन जो करता है वह मनोविज्ञान करता है और मानव विज्ञान का ज्यादा अध्ययन जो होता है इसके अंतर्गत मानव व्यवहार का जो तुलनात्मक अध्ययन होता है वो पशुओं के व्यवहार से तुलनात्मक अध्ययन मानव व्यवहार का किया जाता है। अब यहाँ पे शिक्षण में मनोविज्ञान के क्या सिद्धांत हैं शिक्षण के अंतर्गत, आइए मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जिसको हम कहेंगे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के अंतर्गत कौन कौन से बिंदु आएंगे उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे आज। पहला जो है आपका अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत। अभिप्रेरणा एवं रुचि के सिद्धांत के अंतर्गत क्या है, हमारा शिक्षण का सिद्धांत जो है मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत है ये कहता है कि हम जब शिक्षण कार्य कर रहे हो तो हमारे शिक्षण कार्य से बालक अभिप्रेरित हो, उसके अंदर जो मोटिव उत्पन्न हो वह सीखने के लिए प्रेरित हो और रुचि उत्पन्न हो, ऐसा हमारा शिक्षण कार्य होना चाहिए। चाहे इस आधार पर हमारा शिक्षण कार्य होना चाहिए जिससे जो बालक अभिप्रेरित हो, मतलब उस कार्य करने के लिए उत्सुक हो, उनके अंदर रुचि उत्पन्न हो और उसको सीख सकें जो चीज हम उनको सिखाना चाह रहे हैं। अगला जो मनोरंजन का सिद्धांत। मनोरंजन का सिद्धांत के माने में आपको अगर एक अच्छे अध्यापक के अगर उदाहरण दें हम, इस समय है खान सर, बीच बीच में बच्चों को हंसा हंसा के लोट पोट करके पढ़ाना ये मनोरंजन का सिद्धांत है। इससे जो है बालक जो प्रसन्नचित होकर के किसी चीज को सीखते हैं और हम जब बालक प्रसन्नचित होकर सीखते हैं तो हमारा शिक्षण कार्य और प्रभावशीलता के साथ संपन्न हो पाता है कि नहीं। देखिए बीच बीच में विभिन्न प्रकार की टॉपिक के आधार पे ही कहानी सुना देना, टॉपिक के आधार पे कुछ चुटकुले सुना देना, तो इससे संबंधित जब हमारा होता है तो बालक का जो डाइवर्जन रहता है, उसके मन मस्तिष्क का जो डाइवर्जन होता है वो डाइवर्ट न होकर के केंद्रित हो जाता है। तो ये मनोरंजन का सिद्धांत हुआ, जिसका एक अच्छे उदाहरण हमारे इस समय ऑनलाइन टीचर में जो है अध्यापक में जो है खान सर हैं। तो ये मनोरंजन का सिद्धांत हुआ। ये नहीं कि एकदम बिल्कुल जाइए क्लास में और नीरस होके पढ़ाइए, नीरस होके चले आइए, बच्चों पता नहीं कहाँ चले गए और अध्यापक कहाँ चले गए, कौन सा शिक्षण बिंदु रहा, किस उद्देश्य को लेके गए थे, उस पता नहीं, सब हवा हवाई हो गया जो है। लेकिन आप टॉपिक के संबंधित उदाहरण, कुछ हंसी, कुछ उससे संबंधित कुछ बातें और भी करते हैं जिससे बालक में एक उत्साह उत्पन्न होता है, प्रसन्नता उत्पन्न होती है,
तब हमारा शिक्षण कार्य जो है सुचारू रूप से सफल तरीके से संपन्न हो पाता है। अगला जो है तत्परता का सिद्धांत। ये सभी जो है आपके मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं। तत्परता, रेडी, हमेशा रेडीनेस रहना, तैयार रहना। तत्परता का सिद्धांत का मतलब यह है कि हम शिक्षण कार्य करने के लिए भी तत्पर रहें, कुछ सिखाने के लिए हमेशा तत्पर रहें, ऐसा हमारा माहौल होना चाहिए। और बालक भी तत्परता के साथ उसको सीखें, उनमें कंटिन्यूटी बनी रहे, किसी चीज को उसको सीखने के लिए वो हमेशा तैयार रहें, ऐसा हमारा शिक्षण सिद्धांत होना चाहिए। शिक्षण का कार्य ऐसा होना चाहिए कि बालक सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। बहुत से आपने देखा होगा, उदाहरण के तौर पे आपको बता दें, कुछ अध्यापक ऐसे होते हैं कि इतने अच्छे तरीके से शिक्षण कार्य करते हैं कि बालक न पढ़ते हुए भी उनसे पढ़ना चाहता है। बहुत से आपने अनुभव के तौर पे भी देखा होगा कि कुछ अध्यापक अपने विषय वस्तु को इस तरीके से उसका जो शिक्षण कार्य करते हैं कि बालक कोई और विषय पढ़ना चाह रहा है, लेकिन आकर के लास्ट में उन्हीं का विषय पढ़ना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि उनके शिक्षण कार्य करने के तरीके ही अच्छे हैं। उन्होंने ऐसे शिक्षण कार्य किए, ऐसे शिक्षण तरीके अपना रखे हैं कि बालक तत्पर हो गए उसको पढ़ने के लिए, जानने के लिए। तो ये है आपका तत्परता का सिद्धांत। अगला जो आपका जो है चौथा जो सिद्धांत है आपका प्रतिपुष्टि और पुनर्बलन का सिद्धांत। प्रतिपुष्टि और पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत प्रतिपुष्टि सिद्धांत में है कि जब आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो बीच बीच में अपना खुद का भी मूल्यांकन करते हैं, बालकों का भी मूल्यांकन करते हैं, फीडबैक लेते रहिए कि आप उस चीज को सही तरीके से पढ़ा पाए कि नहीं पढ़ा पाए हैं, बच्चों के अंदर वो परिवर्तन हो पाया कि नहीं हो पाया, जो चीज सिखाना चाह रहे थे वो बच्चे सीख पाए कि नहीं सीख पाए। ये जो हमारा प्रतिपुष्टि और पुनर्बलन के द्वारा भी पता चलता है। पुनर्बलन से जो है बच्चे और उसको उत्साह से सीखना चाहते हैं। अगला जो है ज्ञानेंद्रियों का उपयोग, एक या एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग। ज्ञानेंद्रियों का उपयोग, देखिए जब हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ सुनने से संबंधित, सिर्फ देखने से संबंधित, सिर्फ समझने से संबंधित किसी एक ही ज्ञानेंद्रिय का उपयोग नहीं करते हैं। हमारा शिक्षण कार्य ऐसा होना चाहिए कि बालक के सभी ज्ञानेंद्रिय एक्टिव रहे, हमेशा देखने से संबंधित, सुनने से संबंधित, समझने से संबंधित सब कुछ एक्टिव रहे, और आपके भी सभी कुछ एक्टिव रहे, बताने से संबंधित आपकी जो है जो अन्य एक्टिविटी जो है शारीरिक क्रियाएं जो ये सब भी एक्टिव रहे, तभी आपकी सभी ज्ञानेंद्रियां एक्टिव रहेंगी तो वो बालक जो है अच्छे तरीके से उसको समझ पाएगा। आप जो शिक्षण बिंदु लेके गए हैं उसके बारे में वो जान पाएगा और समझ पाएगा जो है। अगला आपका जो है सहानुभूति का सिद्धांत। सहानुभूति और सहयोग, सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत, और सहयोग का सिद्धांत जिसको हम कहेंगे सिंपैथी एंड कोऑर्डिनेशन का सिद्धांत, कोऑपरेशन का सिद्धांत। कोऑपरेशन, जब एक अध्यापक बालक के साथ कोऑपरेट करता है और बालक अध्यापक के साथ कोऑपरेट करता है, तो ये दोनों जब कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे से तो शिक्षण कार्य हमारा बहुत सुचारू रूप से अच्छे ढंग से चल पाता है। सहानुभूति का मतलब साथ साथ अनुभव करना। ये नहीं कि कोई कक्षा में बालक रो रहा है तो अध्यापक जाके झूठे पीटना शुरू कर दिया, ये सहानुभूति नहीं हुआ। भाई उसको जानिए, आप एक अच्छे अध्यापक हैं तो आप जानिए कि आखिर में बालक रो क्यों रहा है, बालक उदास क्यों बैठा है, बालक के अंदर ये जो शिक्षण से संबंधित जो क्रियाएं होनी चाहिए, जो सीखने से संबंधित क्रियाएं होनी चाहिए, क्रियाएं ना होकर के उसके अंदर अन्य क्रियाएं हो रही हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है शिक्षण कार्य करते समय। ये हुआ हमारा सहानुभूति का सिद्धांत, शिक्षण का सिद्धांत। अगला जो आपका जो है सहानुभूति के साथ जो है अगला सिद्धांत आपका सृजनात्मकता का सिद्धांत। सृजनात्मकता का सिद्धांत। सृजनात्मकता का सिद्धांत का मतलब यह है कि बालक क्रिएटिव बने रहें, शिक्षण कार्य हमारे हमेशा ऐसा हो, शिक्षण का माहौल ऐसा हो कि हमेशा बालक किसी भी चीज को क्रिएटिव करें, जाने और अपने से उसको बना सकें, कर सकें, सीख सकें, ऐसा हमारा शिक्षण सिद्धांत होना चाहिए। अगला जो आपका स्व अधिगम का सिद्धांत।
स्व अधिगम का सिद्धांत, सेल्फ लर्निंग। बच्चों के अंदर ऐसा रुचि उत्पन्न कर दीजिए पढ़ाते समय, ऐसा माहौल बना दीजिए पढ़ाते समय कि वह खुद से आपके शिक्षण बिंदु को खुद से अध्ययन करना शुरू कर दें। और उनके अंदर ऐसी मतलब लालसा, इच्छा उत्पन्न हो जाए कि वह अपने आप उस चीज को सीखने के लिए तत्पर हो जाए। ये हमारा शिक्षण सिद्धांत होना चाहिए। अगला जो शिक्षण सिद्धांत है आपका गत्यात्मकता का सिद्धांत। गत्यात्मकता का सिद्धांत, डायनेमिक जिसको हम कहेंगे। हमारे शिक्षण कार्य जो होने चाहिए वो गतिशील रहने चाहिए। गतिशीलता का मतलब यह है कि एक बिंदु का दूसरे बिंदु से संबंध स्थापित होते हुए अगले बिंदु की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, जिससे जो है बालक को समझने में आसानी होगा। एक दूसरे बिंदु से दूसरे बिंदु का संबंध स्थापित करते हुए सीखने में सक्षम होगा और किसी भी शिक्षण बिंदु को अच्छे तरीके से वह समझ पाएगा। ये हमारा शिक्षण सिद्धांत हुआ मनोवैज्ञानिक। इस प्रकार से हम देखे हैं। देखिए, इसके पहले तो आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, इसके पहले वाले भी आप जो देखे थे उसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बैक करके। तो आज हम ये शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से, मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसके अन्य सिद्धांत के बारे में हम इसके अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, अगर वो चाह रहे हैं कि अगला वीडियो वो देखना चाह रहे हैं, उसका नोटिफिकेशन उनको आसानी से मिल जाए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।